राधे राधे साथियों। मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में जाना था, उत्सर्जन के कार्य क्या हैं इसके बारे में जाना था, और हमने कुछ जीव और उनके उत्सर्जी अंगों के बारे में भी हमने पढ़ा था। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, जो कि रिट जो हुई थी 2023, उसमें वो क्वेश्चन पूछा गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि वो क्वेश्चन अभी आप सभी कर चुके होंगे। और आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम मानव उत्सर्जी अंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम उसकी एनाटॉमी, साथ में उसके फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, मानव उत्सर्जी अंग में हम किडनी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमारे अनेक उत्सर्जी अंग है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे लंग्स भी होते हैं, जो जिसके माध्यम से हम CO2 को उत्सर्जित करते हैं। हमारी स्किन है, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को, जब फर्स्ट क्लास हुई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, लीवर भी उत्सर्जी अंगों के अंदर आता है। तो ये सारी चीजें उत्सर्जी अंगों में ही आती है। लेकिन उत्सर्जी अंग में हम ओनली आज किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि किडनी के माध्यम से हम मूत्र का निर्माण करते हैं, और किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों को रीट मेंस के अकॉर्डिंग जो क्लास है वो आप लोगों को देखने को मिलती रहे, और सारी चीजें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आती रहे। तो दोस्तों, समय जाया नहीं करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें हमने जंतु और उनके उत्सर्जी अंगों के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास है उसमें हम मानव उत्सर्जन अंग किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हमारी जो किडनी होती है ना, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हमारा जो वक्र है, ठीक है, वक्र के क्या कहते हैं, जो कौन कौन से भाग हैं, तो उनके बारे में एक बार देखेंगे कि हमारा जो उत्सर्जी अंग है, ठीक है, वो क्या है। तो हमारे उत्सर्जी अंग में एक जोड़ी किडनी, जिसे आप वक्र भी बोल सकते हैं, एक जोड़ी किडनी यानी वक्र हमारे उत्सर्जी अंग में शामिल है। उत्सर्जी अंग में एक जोड़ी क्या है, किडनी है, जो हमारे एक तो होती है लेफ्ट साइड और एक होती है राइट साइड, ठीक है। नंबर 2, एक जोड़ी मूत्र नलिका, ठीक है। एक मूत्राशय, और एक क्या होता है, मूत्र मार्ग। देखिए, एक जोड़ी, इसका मतलब हमारी जो किडनी होती है वो दो होती है। यदि किडनी दो है तो मूत्र नलिका भी कितनी होगी, दो होंगी, क्योंकि दोनों के माध्यम से किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। एक जोड़ी मूत्र नलिका है, एक जोड़ी सॉरी एक मूत्राशय है, और एक क्या है, मूत्र मार्ग है। अब हम जो हमने लिखा है इसको एक बार डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमने जो चीज लिखी है वो डायग्राम के माध्यम से एक बार आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, ये मैंने दो किडनी बना दी है, ठीक है, जिसमें से ये जो निकल रही है ये क्या है, मूत्र नलिका। ये क्या है, वक्र है, किडनी, ठीक है। यह है मूत्र नलिका, मूत्र नलिका। यह है मूत्राशय, और यह है मूत्र मार्ग।
अब ये डायग्राम के माध्यम से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हमारे शरीर के अंदर दो किडनी होती है, और ये जो किडनी है ये सेम के बीज के आकार की होती है। इनका जो आकार है सेम के बीज के आकार की होती है। ठीक है, ये जो हमारे जो दो किडनी होती है ना, ये सेम के बीज के आकार की होती है। ये दो मूत्र नलिकाएं हैं जिसके माध्यम से जो किडनी में जो मूत्र बनता है वो मूत्राशय के अंदर आकर इकट्ठा होता है, और फिर मूत्र मार्ग के माध्यम से उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें जो वजन होता है ना एक किडनी में, वो लगभग 100 से 170 ग्राम के मध्य इनमें दोनों एक किडनी में जो वजन होता है वो 100 से 170 ग्राम के मध्य इनमें वजन होता है। सेम के बीज के आकार की होती है। अब देखिए काम की बात, हमारी जो किडनी होती है ना इसमें, एक मिनट, हमारी जो किडनी होती है इसमें इसके जस्ट ऊपर, किडनी के जस्ट ऊपर अधिवक्र ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि जिसे आप एड्रिनल ग्लैंड बोल सकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड उपस्थित होती है। दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, उपस्थित होती है। अब दोस्तों जो ये एड्रिनल ग्लैंड होती है ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। एक का नाम है एपिनेफ्रिन, दूसरे का नाम है नोरेपिनेफ्रिन। इसको 3F हार्मोन भी बोलते हैं। ये दोनों हार्मोन हमारे शरीर के अंदर जब हम जैसे भागते हैं तो हमारे बीपी बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये एक तरीके से आपके कठिन समय में, ठीक है, मतलब आप लड़ाई है तो लड़ाई के अंदर ये एक्टिव होते हैं। जैसे आप भाग रहे हैं तो भागते समय आपके सांस फूल रही है, ठीक है, तो ये हार्मोन क्या करते हैं, दोनों हार्मोन इस तरीके से वर्क करते हैं। बाकी हम जब हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इस चीज को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि ये हार्मोन किस तरीके से क्या क्या चीजें करते हैं, हमारी धड़कन बढ़ाने का कार्य करते हैं, बीपी बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये अधिवक्र ग्रंथि होती है जो किडनी के ऊपर स्थित होती है। अब जो ये दायां वक्र है, ये कौन सा वक्र है, दायां, और ये कौन सा है, बायां। अब जो दायां वक्र होता है, दायां वक्र के जस्ट ऊपर लीवर स्थित होता है। क्या स्थित होता है, लीवर। लीवर स्थित होने के कारण, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, लीवर स्थित होने के कारण दायां वक्र थोड़ा सा नीचे की ओर होता है। इसकी जो स्थिति है वो किधर होती है, थोड़ा सा नीचे की ओर। क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर लीवर स्थित होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्या कि एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा कि दायां वक्र नीचे होता है या किधर होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको एज ए नॉलेज आप लोगों को ध्यान रख सकते हो। तो मुझे आशा करता हूं कि ये डायग्राम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मानव उत्सर्जी अंग में किडनी किस प्रकार से स्थित होती है। अब जो किडनी होती है इसके ऊपर एक लेयर होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किडनी होती है ना, इसके ऊपर एक आवरण होता है, उस आवरण का क्या नाम है, ठीक है। तो वक्र आवरण, देखिए जो वक्र के जो ऊपर आवरण होता है ना, ये होता है सघन, अनियमित, श्वेत कोलेजन संयोजी उत्तक। जो आवरण होता है ना, श्वेत कोलेजन संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है। वक्र का जो आवरण होता है वह श्वेत कोलेजन संयोजी उत्तक का बना हुआ होता है। अब देखिए जब हम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे तब हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, संयोजी उत्तक होता क्या। अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगी कि संयोजी उत्तक क्या होता है, लेकिन जब हम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को इस चीज को वापस से रिपीट कर दूंगा कि हमने जब
उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था तब हमने संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अब ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वक्र का जो आवरण होता है वो सघन अनियमित श्वेत कोलेजन संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। दूसरा पॉइंट आपको एक ये ध्यान रखना है कि जो वक्र है, ठीक है, जिसको आप किडनी बोलते हैं, इसकी स्थिति क्या होती है, ये हमारे शरीर के अंदर कहाँ स्थित होती है, ये भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि 12th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर यदि आप 12th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें एक चीज बहुत अच्छे से लिखी हुई है कि वक्र की स्थिति कहाँ पर है, और ये क्वेश्चन क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए हम इस चीज को छोड़ते नहीं है और उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूँ कि जो मानव होता है ना, जैसे मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि जैसे ये मैंने कोई मानव बनाया। ठीक है, मानव में एक होता है डायफ्राम, हमारे जस्ट जो फेफड़े होते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से हमें हिचकी ज्यादा आती है, तो डायफ्राम की वजह से ही हिचकी आती है हमें, कि डायफ्राम में होने वाला अनियमित संतुलन ही हिचके का क्या होता है, कारण होता है। अब डायफ्राम के ऊपर हमारे फेफड़े स्थित होते हैं। ठीक है, डायफ्राम के ऊपर हमारे क्या स्थित होते हैं, फेफड़े स्थित होते हैं, और डायफ्राम के जस्ट नीचे, ठीक है, तो ऊपर जो डायफ्राम के जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं वक्ष गुहा। ठीक है, डायफ्राम के जो ऊपर वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलेंगे, वक्ष गुहा बोलेंगे, और डायफ्राम के जो नीचे वाला भाग है इसको हम बोलते हैं उदर गुहा। ये दोनों चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये क्यों बताया है, क्योंकि अभी ये टर्म्स बार बार, ठीक है, एब्डोमिनल केविटी, ठीक है, ये और ये सर्विकल केविटी, ठीक है, ये चीज आप लोगों के अभी बार बार आएगी, फिर ये चीज आप लोगों को समझ में नहीं आती है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा कि उदर गुहा है वो डायफ्राम के नीचे वाला भाग है, और वक्षीय गुहा है इसमें हमारे फेफड़े और हमारा हृदय स्थित होता है, वो किसके अंदर होता है, वक्षीय गुहा में स्थित होता है। एक क्वेश्चन भी आ जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वक्षीय गुहा में क्या स्थित होता है, हमारे फेफड़े और हमारा जो हार्ट है वो स्थित होता है, और उदर गुहा के अंदर हमारी किडनी है, और जितना भी हमारा पाचन तंत्र है पूरा किसके अंदर होता है, उदर गुहा के अंदर स्थित होता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए, मैं जो लाइन लिखने जा रहा हूं ना, यह है कि स्थिति, ठीक है, वक्र की स्थिति, कि वक्र स्थित कहां होता है, वक्र उदर गुहा में पीछे की ओर T12 और L3 के मध्य स्थित होता है। अब ये मैंने आप लोगों के लिए T12 और L3 लिखा है, इसको समझने की जरूरत है, और ये चीज अभी आप लोगों को इतना अच्छे से समझ नहीं आएगी कि T12 और L3 के मध्य स्थित होता है, लेकिन जब हम गमन और संचालन पढ़ेंगे तब ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये लाइन मैंने जो लिखी है वो ये लाइन क्या है। तो ये चीज आप लोगों को देखनी है। वैसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि T12 और L3 के मध्य किस प्रकार से स्थित होता है। देखिए, जो हमारा जो कंकाल तंत्र है, ठीक है, इसमें जब हम गर्दन की बात करते हैं तो गर्दन में सर्विकल वर्टेब्री होती है, जिसके जिसमें क्या होते हैं कि 5 बोल्ब होते हैं, जिसके बाद हमारे थोरेसिक वर्टेब्री आती है जिसके अंदर 12 बोल्ब होते हैं, जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे 12, ठीक है, जिसके बाद आती है हमारी लंबर, तो लंबर में जिसका कक्षीय कोटि, ठीक है, कोटि वर्टेब्री बोल सकते हैं हम, तो उसके अंदर होते हैं L5, ठीक है, तो उसमें L3 और T12 इनके मध्य क्या होती है, किडनी स्थित होती है। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से स्थित होता है, और मैं यही बता रहा था कि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ। देखिए, हमारे जो कंकाल है, ठीक है, उसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। जब हमारे आप पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसके आप पीछे देखेंगे तो ये होती है सर्विकल
वर्टेब्री, ये होती है C1 से C7 तक, ठीक है। तो C4 सर्विकल, तो C1 से और C7, ये चीज ध्यान रखिएगा, जिसको आप बोल सकते हैं ग्रीवा केशुरुकी, कशे रुकी, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अभी अच्छे से, बहुत अच्छे से ये चीज़ आप लोगों को अभी मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अभी हम सिर्फ जो मैंने लाइन लिखी है उस लाइन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाए। जिसके बाद देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, ठीक है। इस तरीके से ये जो होती है ना, ये होती है थोरेसिक वर्टेब्री, जिसको हम बोल सकते हैं वक्षीय कशेरुकी, ठीक है, वक्षीय कशेरुकी। अब ये 12 तक होती है, कहाँ तक होती है? 12 तक, T12, क्योंकि T फॉर थोरेसिक और कशेरुकी। अब इसके बाद आती है लंबर, ठीक है। इसमें होते हैं 5, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर जो ये है लंबर, लंबर वर्टेब्री, लंबर वर्टेब्री। तो यहाँ पर जो लंबर वर्टेब्री होती है, इसमें ये वाला पॉइंट, ठीक है, मैं इसको एक बार से मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। जिसके बाद 1 2 3 4 5। अब आप इस चीज को इस तरीके से देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाला भाग। तो ये तो हो गया लंबर का, और ये हो गया थोरेसिक का। अब जो ये लंबर वाला भाग है, ये तो है T12 और ये है L5। तो इसमें जो ये वाला भाग है L3, इस जगह पर क्या होती है? किडनी सिचुएटेड होती है। मुझे लगता है कि मैं इस चीज को आप लोगों को समझा पाया हूँ कि ये कहाँ पर स्थित होती है। तो ये जब हम लोकोमेशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे तब इस चीज को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। और मैंने एक क्लास ली भी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ भी आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप जाकर देखेंगे तो हमने जब गमन और संचालन मैंने पढ़ाया हुआ है, प्री के अकॉर्डिंग पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर भी यदि देखेंगे तभी भी आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी हम जब नेक्स्ट वापस से रीट मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तब आप लोगों को और भी अच्छे से इस चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो नेफ्रॉन है, जब हम किडनी की बात कर रहे हैं तो किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बोलते हैं जिसे वक्राणु, ठीक है। तो नेफ्रॉन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जो किडनी होती है ना, इसके दो भाग होते हैं, ठीक है। किडनी के कितने भाग होते हैं? दो। एक तो होता है ये वाला भाग, ठीक है, कॉर्टेक्स, इसे बोलते हैं वक्राणु, सॉरी। एक तो होता है कॉर्टेक्स भाग और दूसरा होता है मेडुला, मध्यांश। एक तो होता है मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स, जिसे आप बोलते हैं वलकुट, वलकुट भाग, ठीक है। एक तो होता है कॉर्टेक्स और एक क्या होता है? वलकुट भाग होता है। अब जो कॉर्टेक्स और जो वलकुट भाग होता है, ठीक है, इन दोनों भागों में, ठीक है, एक अवतलाकार, ठीक है, एक अवतलाकार एक संरचना बनी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं हाइलम। इसका हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं? हाइलम। दोस्तों, ये जो हाइलम होता है, ठीक है, इसके बाद से ही यहां पर आप लोगों को
वक्रीय धमनी, वक्रीय सिरा और वक्रीय तंत्रिका। ठीक है, और एक होती है मूत्र वाहिका। हाइलम के, ठीक है, तो ये हाइलम होती है, हाइलम की ओर क्या, मध्य भाग की ओर। ठीक है, मध्य भाग की ओर जो स्थित होती है वो क्या क्या होती है, धमनी, सिरा, तंत्रिका और मूत्र वाहिका। ये चारों की हाइलम के मध्य की ओर जो भाग है, अवतलाकार भाग, हाइलम की ओर क्या होती है, स्थित होती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाइलम की ओर चार भाग स्थित होते हैं, वक्रीय धमनी और वक्रीय सिरा, वक्रीय तंत्रिका और मूत्र वाहिका। अब ये जो भाग होता है, ठीक है, कोर्टेक्स भाग जिसको हम बोलते हैं वल्कुट, और एक होता है मेडुला भाग। ये दोनों भाग होने के कारण ही वक्राणु भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एक बार हम वक्राणु के बारे में पढ़ लेते हैं कि वक्राणु है क्या। ठीक है, ये तो हम किडनी के बारे में पढ़ा था, अब हम वक्राणु के बारे में देखते हैं कि वक्राणु क्या चीज है। वक्राणु, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के बारे में आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ये क्या होती है, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और ये क्वेश्चन तो न जाने कितनी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। इसका नाम आप लोगों को नेफ्रॉन भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऑप्शन में सिर्फ नेफ्रॉन ही लिखा हुआ आता है, तो ये चीज भी ध्यान रखें। ठीक है, मानव में जो एक किडनी होती है, ठीक है, एक किडनी में लगभग 10 लाख, जिसको आप 1 मिलियन भी बोल सकते हैं, 1 मिलियन वक्राणु होते हैं। मानव की जो किडनी होती है उसमें 10 लाख यानी 1 मिलियन क्या होते हैं, वक्राणु उपस्थित होते हैं। और इन वक्राणु के माध्यम से ही क्या होता है, हमारे मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो वक्राणु के माध्यम से मूत्र का निर्माण कैसे होता है, इस चीज को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को वक्राणु की एक बार संरचना बता देता हूं कि वक्राणु की संरचना किस प्रकार की होती है, फिर हम जिसके पश्चात मूत्र निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अब हम वक्राणु की संरचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो वक्राणु की संरचना को बिल्कुल अच्छे से एक बार देखिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से आप लोगों को मूत्र निर्माण की प्रक्रिया समझ में आएगी। और यदि आप एक बार मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझ गए, तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया से ही क्वेश्चन आते हैं। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो मूत्र निर्माण की ही प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहां तक संभावना है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया से ही क्वेश्चन उठाया जाता है, तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। और वक्राणु से ही क्वेश्चन आना प्रारंभ होता है। इसके पहले हमने जो भी पढ़ा वो जीवोस का बारे में पढ़ लिया, लेकिन उनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, ठीक है, और इनसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी की यदि बात करूं तो इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा। बाकी हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, हर एक चीज को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि क्वेश्चन कहां से पूछ लिया जाए हम कुछ नहीं कह सकते। वक्राणु की संरचना,
ये मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो वक्राणु के अंदर उपस्थित होती हैं। अब देखिए ये तो डायग्राम है, आप लोगों को देखकर लग रहा होगा कि पता नहीं है कि क्या बना दिया, लेकिन जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, जब हम इसका नामकरण करेंगे, तब हमें चीजें अच्छे से समझ में आएगी और हम इसका नामकरण करने की कोशिश करते हैं। देखिए जो ये आपको कटोरे की जैसी संरचना दिख रही है, ठीक है, इसके अंदर एक धमनी आती है, ठीक है, और मैंने ये रेड कलर से इसलिए बनाई है, इसका नाम है एफरेंट आर्टीरियोल, जिसे आप बोल सकते हैं अभिवाही धमनी, ठीक है। यदि ये अभिवाही है, इसके माध्यम से क्या होता है, रक्त आता है, ठीक है, और इधर हो गई अपवाही धमनी, जिसे हम बोल सकते हैं इफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। ये जो आपको कटोरे जैसी संरचना दिख रही है, ठीक है, इसका नाम होता है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। ये जो आपको कुंडलीकृत भाग दिख रहा है, ठीक है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो होता है, ये होता है पीसीटी, ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर, जिसे आप बोल सकते हैं समीपस्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। ये क्या होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये वाला जो भाग होता है, जिसको हम बोल सकते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर, दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो होती है, ये होती है कलेक्टिंग डक्ट, जिसे हम बोलते हैं संग्राहक नलिका, ठीक है। ये क्या होती है, संग्राहक नलिका। अब देखिए ये चीज आप लोगों को इसका जो नोमेनक्लेचर है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डीसीटी के कार्य क्या है, हेनले लूप के कार्य क्या है, और ये जो भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है, ये है हेनले लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, हेनले पास, हेनले पास। अब देखिए जो इफरेंट आर्टरियोल होती है, जिसे हम बोलते हैं अपवाही धमनी, अपवाही धमनी क्या करती है कि अपवाही धमनी हेनले पास के समीपस्थ से होकर क्या होती है, गुजरती है। और एक ठीक है, हम हेनले पास क्या करती है, सॉरी, इफरेंट आर्टरियोल क्या करती है, हेनले पास के समीप से क्या होती है, गुजरती है, जिसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, ठीक है। तो ये अभी इसमें यदि मैं बनाऊंगा तो सारा पूरा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखिए, मैं डॉट डॉट के माध्यम से इसको बना देता हूं। और जो ये हेनले पास के पास से गुजरती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, ठीक है, वासा रेक्टा, जो हेनले पास के समीप से क्या होती है, गुजरती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। पेरीट्यूबुलर कोशिकाएं होती हैं,
ठीक है, केशिकाएं होती हैं पेरीट्यूबुलर केशिकाएं, इनको ही क्या बोला जाता है, पेरीट्यूबुलर कोशिकाएं। लेकिन जब हेनले पास के पास से गुजरती है ना, जैसे ये हेनले पास के पास से गुजर रही है, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, वासा रेक्टा। यदि हेनले पास के पास से गुजर रही है तो इसका नाम हो जाएगा वासा रेक्टा। बाकी जो होती है वो होती है पेरीट्यूबुलर कोशिकाएं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बोमेन संपुट क्या करता है, देखिए ये जो बोमेन संपुट है ना, और यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे गुच्छे होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे बन गया, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं, है ना, इनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस गुच्छ, इनको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। एक तरीके से जाली बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, जाली, क्योंकि जाली होगी ना तभी तो जाके जो ब्लड आएगा वो ब्लड आकर क्या होगा, फिल्टर होगा, क्या होगा, फिल्टर होगा। जब हम इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे कि मूत्र निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके अंदर हम 3 प्रकार की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तब आप लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी कि किस प्रकार से हमारा जो ब्लड है वो एफरेंट आर्टेरियोल के माध्यम से बोमेन संपुट के अंदर आता है। बोमेन संपुट से आने के पश्चात, ठीक है, तो ग्लोमेरुलस है उसके माध्यम से सारी चीजें छलनी है, जिसके माध्यम से रक्त क्या होता है, रक्त के अंदर से जो प्लाज्मा है वो पूरा क्या होता है, प्लाज्मा अंदर चला जाता है, और उसके बाद से ये चीजें फिल्टर होती है, ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। अभी आप ध्यान रखिएगा कि जो गुच्छ होता है और बोमेन संपुट होता है, और गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर क्या बनाते हैं, मालपिगियन बॉडी बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मालपिगियन बॉडी क्या है, तो गुच्छ और बोमेन संपुट का सम्मिलित होना ही क्या है, मालपिगियन बॉडी है, जिसे आप रेनल कैप्सूल भी बोल सकते हैं, जिसको हम लिख लेंगे। लेकिन आप एक बार डायग्राम अच्छे से समझ लीजिए कि इफरेंट आर्टेरियोल जिसके माध्यम से ब्लड आता है, और एफरेंट आर्टेरियोल जिसके माध्यम से ब्लड चला जाता है। एफरेंट आर्टेरियोल का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है, और ये बोमेन संपुट है जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है। और ये क्या है, समीपस्थ नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, यह है हेनले लूप है, जिसमें ये वाला जो ऑर्डर होता है, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भाग है, ठीक है, ये है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग भाग होता है, सॉरी डिसेंडिंग भाग होता है, और ये जो भाग होता है वो होता है असेंडिंग। ये तो डिसेंडिंग है, ये क्या है, असेंडिंग है। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्यों है, जब हम इसकी कार्यविधि को पढ़ेंगे। तो ये असेंडिंग भाग है, और ये असेंडिंग भुजा, ये है डिसेंडिंग भुजा। तो हेनले लूप की 2 भुजा होंगी, जिसमें एक होगी डिसेंडिंग, एक होगी असेंडिंग। और ये क्या है, डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये क्या, कलेक्टिंग डक्ट है। अब जो अपिवाही जो धमनी है, सॉरी, जो डीसीटी पार्ट है हमारा, जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, इसी के माध्यम से अनेक सारे जो नेफ्रॉन होते हैं ना, वो सब क्या करते हैं, संग्रह नलिका में डीसीटी के माध्यम से, दूरस्थ कुंडलित नलिका के माध्यम से संग्रह नलिका के वहां जाकर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। इस चीज को आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये वक्राणु की जो संरचना है इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे आशा करता हूं कि अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि वक्राणु क्या है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को संरचना पहले इसलिए पढ़ाई ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। अब देखिए, वक्राणु होता है ना, इसमें 2 चीजें होती हैं, क्या क्या, एक तो ग्लोमेरुलस और एक होती है ट्यूबुलर, ठीक है। 2 भाग होते हैं, एक तो गुच्छ भाग होता है, एक तो क्या होता है, गुच्छ होता है, और एक क्या होता है, ट्यूबुलर भाग होता है। ट्यूबुलर भाग के अंदर हमने पढ़ा था पीसीटी, डीसीटी और हेनले लूप और सीडी, जिसको हम बोल सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ट्यूबुलर भाग होगा वो ये होगा पीसीटी, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जैसे दूरस्थ कुंडलित नलिका बोलेंगे, हेनले लूप हो ही गया, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट संग्रहण नलिका। तो वक्राणु के कितने भाग हो गए, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ग्लोमेरुलस और क्या होंगे, ट्यूबुलर भाग होगा। तो ट्यूबुलर भाग के अंदर क्या क्या आएंगे, ट्यूबुलर भाग के अंदर ये चीजें आएंगी, और ग्लोमेरुलस क्या है, ये अलग है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को अभी एक लाइन बोली थी कि ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट मिलकर क्या बनाते हैं, मालपिगियन बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मालपिगियन बॉडी, ठीक है। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, ग्लोमेरुलस प्लस
वोमेन कैप्सूल। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये किसका निर्माण करते हैं? मालपीजियन बॉडी, या आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है, या आप इसे बोल सकते हैं रेनल कैप्सूल। अब देखिए मालपीजियन काय है ना, इसको हिंदी में लिख लीजिए, माल काय, ठीक है। ये हिंदी में बड़ा नाम अजीब सा है, माल पिगियन का है। और रेनल कैप्सूल, रेनल कैप्सूल को क्या बोलेंगे आप? अ, बल्कि बल्कि भाग, ठीक है। ये रेनल कैप्सूल की हिंदी मुझे ठीक से नहीं पता है, ठीक है। तो आप मालपीगियन काय बोल सकते हैं। वैसे आपसे पूछा जाएगा तो मालपीगियन काय ही पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्लोमेरुलस है और जो वोमेन कैप्सूल है, वोमेन संपुट है, ये दोनों क्या किसका निर्माण करते हैं? मालपीगियन काय का निर्माण करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये दोनों किसका निर्माण करते हैं? मालपीगियन काय का निर्माण करते हैं। अब जो गुच्छ होता है ना, ये क्या होता है? केशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। क्या होता है? केशिकाओं का समूह। बहुत सारी क्या कहते हैं जो केशिकाएं आकर इकट्ठी हो जाती हैं, और वो केशिकाएं ही किसका काम करती हैं? ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है। एक जाली जैसी संरचना का निर्माण हो जाता है। तो जाली जैसी संरचना का निर्माण होने से ही क्या है, हमारा क्या होता है, जैसे हम पानी को छानने के लिए किसका निर्माण करते हैं? पानी को छानने के लिए छलनी का यूज करते हैं। दूध को छानने के लिए छलनी का यूज करते हैं। वैसे ही क्या कहते हैं, हमारे बॉडी में केशिकाओं का क्या होता है? एक बहुत जाल होता है, इसके अंदर जो हमारा जो बोमिन संपुट है, इसके अंदर दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। कैसी है? दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, जिसमें दो प्रकार की झिल्ली होती है, और दोहरी युक्त झिल्ली संरचना होने के कारण ही क्या होता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अब देखिए जो वक्राणु है ना, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन्स के प्रकार, कि नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, और आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि नेफ्रॉन के जो प्रकार है ना, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए एक तो होता है कोर्टिकल, कोर्टिकल नेफ्रॉन। एक होता है जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। देखिए जब मैंने आप लोगों को किडनी, अभी जब मैंने आप लोगों को बताया था कि किडनी में दो प्रकार के भाग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कोर्टेक्स, वलकुट भाग, ठीक है। एक होता है मेडुला। तो इसी प्रकार से कोर्टिकल, कोर्टेक्स से कोर्टिकल, तो कोर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये जो नेफ्रॉन होते हैं ना, वो कुछ कुछ नेफ्रॉन कोर्टेक्स भाग में होते हैं। किस किस भाग में होते हैं? कोर्टेक्स भाग में होते हैं। और कुछ नेफ्रॉन होते हैं वो मेडुला भाग में होते हैं। इसलिए इनका नाम क्या हो गया? ये दो प्रकार के नेफ्रॉन हो गए, एक तो होते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन, एक क्या हो गया? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। इसलिए ही इनका नाम दो दो प्रकार के ये नाम हो गए। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोर्टिकल वलकुटकीय, जिसे आप बोल सकते हैं वलकुट होता है, तो वलकुटकीय हो जाएगा, सॉरी, वलकुटकीय नेफ्रॉन, ठीक है। क्या हो जाएगा? वलकुटकीय नेफ्रॉन। और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का क्या हो जाएगा? सानिध्य मध्यांश नेफ्रॉन। ये हो जाएगा सानिध्य मध्यांश नेफ्रॉन। अब जो ये नेफ्रॉन है, जो हमने अभी संरचना पढ़ी नेफ्रॉन की, वो कोर्टिकल नेफ्रॉन में 85% नेफ्रॉन इसी भाग में होते हैं। किस भाग में होते हैं? इस भाग के अंदर उपस्थित होते हैं। 85% जो नेफ्रॉन है वो किस भाग के अंदर उपस्थित होते हैं? इसी भाग के अंदर उपस्थित होते हैं। 85% नेफ्रॉन इसी भाग में होते हैं। बाकी की जो 15% नेफ्रॉन है वो इस भाग में उपस्थित होते हैं। इन दोनों में हम डिफरेंस भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब जो हेनले लूप है, ठीक है, क्या है? हेनले लूप। इसमें हेनले लूप बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। हेनले लूप छोटा। अब आप लोगों को हेनले लूप पता तो चल गया होगा कि हेनले लूप होता क्या है। हेनले लूप छोटा, ठीक है। और अधिकांश भाग
किसका? हेनले लूप का अधिकांश भाग कॉर्टेक्स में स्थित होता है। अब तो कॉर्टेक्स भी समझ में आ गया होगा। कॉर्टेक्स क्या होता है? बलकुट भाग में स्थित होता है। किसमें स्थित होता है? अधिकांश भाग कॉर्टेक्स भाग में स्थित होता है। बहुत कम जो भाग है वो मध्यांश में जाता है। अधिकांश भाग किसमें स्थित होता है? कॉर्टेक्स भाग में ही स्थित होता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अधिकांश जो भाग है, ठीक है, वो किसमें होगा? स्थित कॉर्टेक्स भाग में ही स्थित होगा। दूसरा देखिए, इसी में इसमें जो इसका जो अधिकांश भाग है, इसमें हेनले लूप छोटे होते हैं, इसमें हेनले लूप बड़ा होता है। हेनले लूप बड़ा होता है, साथ में इसमें अधिकांश भाग मध्यांश भाग में होता है। अधिकांश भाग मध्यांश भाग में स्थित होता है। इसमें क्या होता है? अधिकांश भाग है वो किसका? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। इसका अधिकांश भाग मध्यांश भाग में स्थित होता है, ठीक है, क्योंकि हेनले लूप क्या होते हैं? लंबे होते हैं। क्या होते हैं? लंबे या बड़े भी होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हेनले लूप यदि छोटा होगा, ठीक है, तो इसमें वासा रेक्टा क्या होगी? नहीं होगी, वासा रेक्टा नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत कम होगी, ठीक है। तो वासा रेक्टा अनुपस्थित, ठीक है। वासा रेक्टा, वासा रेक्टा आपको समझ में आ गया होगा। वासा रेक्टा क्या होती है? वासा रेक्टा अनुपस्थित, ठीक है। इसमें वासा रेक्टा उपस्थित होती है, वासा रेक्टा उपस्थित होती है। इसमें क्या होती है? वासा रेक्टा उपस्थित होती है। तो ये चीज अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं। इसमें कोर्टिकल नेफ्रॉन आता है, दूसरा आता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये चीज अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आशा करता हूं कि ये चीज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ, ठीक है। अब जो 85% नेफ्रॉन है वो किसमें? कोर्टिकल भाग के अंदर उपस्थित है। तो अधिकांश जो मूत्र का निर्माण हो रहा है, ठीक है, वो किससे हो रहा है? कोर्टिकल नेफ्रॉन से ही हो रहा है। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में कितने परसेंट नेफ्रॉन उपस्थित है? ओनली 15% नेफ्रॉन उपस्थित है, और इसका अधिकांश भाग है वो मध्यांश में क्या होता है? स्थित होता है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीज आप लोगों को मूत्र निर्माण की प्रक्रिया समझने में काफी हेल्प करेगी कि ये मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। और हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे वो मूत्र निर्माण के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ कि से इनका अधिकांश भाग किस तरीके से स्थित होता है, ठीक है। देखिए, देखिए इसके अंदर जो हेनले पास है, एक मिनट, अब देखिए जो ये देखिए एक छोटा नेफ्रॉन है ना, और ये जो भाग है, ठीक है, ये है वलकुट भाग। क्या है? वलकुट भाग, ठीक है। और ये जो
भाग है, ठीक है, ये वाला नीचे वाला जो भाग है वो हो गया मध्यांश का, इसका हो गया मध्यांश का। अब जो ये हेनले है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये किस में स्थित है? ये जो नेफ्रॉन है इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जब ये नेफ्रॉन इससे जुड़ा है, दूसरा नेफ्रॉन इससे जुड़ा है, इसी प्रकार से ये इकाई आगे के आगे आगे के आगे और बढ़ती रहती है। अब बहुत सारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो वल्कुट भाग में होते हैं, क्या होते हैं, वल्कुट भाग में। कुछ नेफ्रॉन होते हैं जो कोर्टेक्स भाग, ठीक है, सॉरी मेडुला भाग के अंदर स्थित हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है, हेनले लूप बड़ा होता है, ठीक है, इनका साइज क्या होता है, हेनले लूप का बड़ा होता है, और इसमें हेनले लूप का क्या होता है, साइज छोटा होता है, क्योंकि नेफ्रॉन भी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ये वल्कुट भाग है, ठीक है। इसके बाद जो ये भाग होगा वो क्या होगा, मेडुला भाग होगा। कौन सा भाग होगा, मेडुला भाग होगा, ठीक है। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये कौन सा भाग है, मेडुला, मेडुला, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वक्राणु की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है, और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और किस तरीके से ये संरचना एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और नेफ्रॉन किस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, और नेफ्रॉन के प्रकार कितने होते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास में आप लोगों को किडनी की स्ट्रक्चर, एनाटॉमी के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमारी जो किडनी है वो किस प्रकार से स्थित होती है, कहाँ पर स्थित होती है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने जानने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास जो होगी जिसमें हम मूत्र निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन के माध्यम से किस प्रकार से होता है। मूत्र निर्माण में हमें 3 प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। उन तीनों प्रोसेस के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझ लेंगे कि मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है, और मैंने 12th क्लास की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपकी एक भी चीज मिस ना हो, और जब भी आपका क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इस चीज को मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी आप इस चीज को एक बार वापस से अच्छे से डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिएगा। वापस से क्लास को यदि रिपीट करके भी आप देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को एक एक चीज